वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.6 जो कि बेस्ड है एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक बहुत ही मेजर एप्लीकेशन है कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, मतलब हमारे पास 2-3 इक्वेशंस दी होगी तो उनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उनका सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो वो हम इजीली मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स की हेल्प से कर सकते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम इक्वेशंस का किस तरह का होता है। हमारे पास कुछ इक्वेशंस होगी इस तरह से, ओके जैसे यहाँ पे 4x + 2y = 3 है, 2x + 9y = 2 है। यहाँ पे आप नोटिस करो तो 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, x और y, और बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट्स है, जिसमें ये कोफिशिएंट्स है x और y वेरिएबल के, और ये कॉन्स्टेंट्स है विदाउट वेरिएबल। इसको अगर और जनरलाइज करके लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x y यहाँ पे वेरिएबल है और बाकी इनके कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर हम इसके कोफिशिएंट्स अलग से मैट्रिक्स बना लेते हैं इस तरह से, और इनका वेरिएबल्स का अलग बना लेते हैं, तो देखेंगे हम सॉल्व करके यही चीज़ आ जाती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और C1 C2 को यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गई इस सिस्टम के लिए। ओके, अब इसको हम नाम दे देते हैं कुछ। मैट्रिक्स ए कह दिया इसको दे देते हैं एक्स मैट्रिक्स नाम, क्योंकि एक्स की जनरली हम इक्वेशंस में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया, जो कि एक्स और वाई वेरिएबल की मैट्रिक्स है। और यहाँ पे एक इसको दे दिया बी मैट्रिक्स का नाम। ओके, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? ए एक्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अब ए दूसरी साइड चला जाएगा तो वो हो जाएगा x = A इनवर्स b। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास A इनवर्स b। अब मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई? क्योंकि हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। यही तो मैंने आपको बताया कि मेजर एप्लीकेशन है। ठीक है, तो भैया अब आप पूछ रहे होंगे कि इसका एक्सरसाइज से क्या लेना देना है। ओके, हमें एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में हमारी डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सेकंड पार्ट्स में जो एक्सरसाइज की है उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, तो जान लेते हैं सबसे पहले कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं। अगर आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कंसिस्टेंट है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो इनकंसिस्टेंट है। ये डेफिनेशन भी यही कहती है। Consistent system, a system of equations is said to be consistent if its solution one or more exists. Inconsistent कब है? A system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. Okay, consistent और inconsistent का फंडा क्लियर। अब हम पता कैसे करें कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि ये सॉल्यूशन है हमारा, तो मतलब कि ए इनवर्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगेन इन्वॉल्व हो गया हमारे पास। हम अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल ले, हम पता कर ले कि ए = 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये चीज़ तो अनडिफाइंड हो जाएगी, ए इनवर्स इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है।
ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि हमारा, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब सिस्टम हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ा और हमें पता चल गया कि हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अब अगर ये ए इनवर्स मान लो 0 आ गया, किसी केसेस में डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ए इनवर्स ने डिटर्मिनेंट 0 आ गया और ए इनवर्स अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन है ये वाली, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जब सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि भैया सॉल्यूशन है और वो एक ही है, यूनिक सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। और ए इनवर्स हमारे पास यूनिक होता है, तो इससे इस चीज़ से हमारे पास आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन कि एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम का। दूसरी चीज़ क्या आ सकती है कि बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भैया हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक, अच्छा, तो हम किस केस की बात कर रहे थे कि अगर हमारा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया और ए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाता है, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 आ जाएगा या नहीं आएगा। अगर 0 आता है तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है या फिर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। यहाँ पे आ जाती है हमारे पास अनसर्टेनिटी। तो डिपेंड करता है कि कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस आता है, तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, चलो अब क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको 2 इक्वेशंस दी हुई है और बताना है कि कंसिस्टेंट है ये सिस्टम या नहीं है। ओके, तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हर क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका होता है सॉल्व करने का। तो पहला जो मैं क्वेश्चन करूँगी वो उस तरीके से सॉल्व करूँगी, ठीक है। जैसे पहले लिख लेते हैं आपकी द गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है, फिर कुछ और स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स भी इंक्लूड करके, और बाद के क्वेश्चंस में मैं आपको डायरेक्ट करा दूंगी ताकि आपका टाइम सेव हो। ओके, उसी तरह से इसी फॉर्मेट में लिखने हैं आपको सारे के सारे, ठीक है। करते हैं। गिवन इक्वेशंस हमारे पास ये है और इन इक्वेशन को आप क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सो दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 एंड 3। वेरिएबल्स हमारे पास x और y है और जो यहाँ पे है वो है 2 और 3, ठीक है। ये हमने लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। और ax इक्वल टू b, ठीक है, जहाँ पे वेयर a मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ये है, a मैट्रिक्स हमने ये लेट कर ली, x मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट चेक करना होगा। किसका डिटर्मिनेंट? ए का। चलो करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 1 3 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 4 विच इज इक्वल्स टू -1। ये तो 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है मतलब कि दिस इम्प्लाइज कि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, हमारे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। तो सिस्टम ऑफ दिस इम्प्लाइज दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये आ गया हमारा आंसर। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। पहले हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया इन सबको,
फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। हमने देखा कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, और हमारा सिस्टम क्या है, इससे कंसिस्टेंट प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है। ओके, तो फॉर्मेट वही रहेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था, पर यहाँ पे हम फटाफट सॉल्व करेंगे ताकि आपका टाइम बचे। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगी, यहाँ पे आपने लिख लेना है, दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज दिस, 2 - 1 1 and 1 कोफिशिएंट्स लिख लिए, नाउ वेरिएबल लिख लिए, और ये जो हमारे पास इस साइड है राइट हैंड साइड वो लिख लिया। अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ गई, ये बी आ गई। ठीक, अब हमको कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना है ए मैट्रिक्स का। निकाल लेते हैं, 2 × 1 = 2 - 1 × 1 = 1 +3। ये तो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब कि सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है, और ये आ गया हमारा आंसर। ओके, इजी था ना। नेक्स्ट करते हैं। आपको फॉर्मेट क्वेश्चन के लिखने का इसी तरह का रखना है, जिस तरह का पहले दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, इसी तरह से आगे भी आपने फॉर्मेट रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये गिवन है। अब इसको भी वही कर लेंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर हमारे आ जाएंगे कोफिशिएंट्स, और यहाँ पे वेरिएबल्स। कोफिशिएंट है 1 3 2 and 6, वेरिएबल्स वही x and y, और यहाँ पे 5 and 8 है। ये आ गई हमारी ए मैट्रिक्स, ये आ गई हमारी एक्स मैट्रिक्स, और ये आ गई हमारी बी मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट देखते हैं, 1 6 = 6 - 2 3 = 6 = 0। अच्छा, अब ये तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या कहा था कि अगर ये सिचुएशन हमको फेस करनी पड़ जाए तो हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। ये चेक करना है ये किसके इक्वल आता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। कोफैक्टर्स निकाल लेते तो फिर A11 2/2 मैट्रिक्स है, क्या क्या आएंगे, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में कोफैक्टर्स के लिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे -1 ⁻1 + 1, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो हम डायरेक्टली माइनस प्लस साइन जो बन रहा होगा वो लिख लेंगे। यहाँ पे इवन आएगा, 1 + 1 2 होता है तो इवन है, तो +1 आएगा 1 × ओके, इसकी रो और इसका कॉलम इग्नोर करके 6 बचा। A12 ये है, ये पोजीशन माइनस आता है यहाँ पे, क्योंकि 2 + 1 = 3 और -1 to the power 3 is -1। ठीक है, माइनस और क्या आएगा 2, क्यों, क्योंकि इसकी रो और कॉलम इग्नोर कर दी। नाउ A21 ये वाली पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी सेम तरीके से यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ पे 1। ओके, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना इजी हो गया। क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास है कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब कोफैक्टर्स को मिला के एक मैट्रिक्स बनाई उसका ट्रांसपोज। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। ठीक है, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए। नाउ अब हमको निकालना तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए
मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स करा देते फिर मल्टीप्लाई। ये हमने अभी अभी निकाला है और बी मैट्रिक्स हमें पहले से गिवन है। ये है ना बी मैट्रिक्स 5 and 8। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 5 30 माइनस 3 8 24, 2 5 10 प्लस 8। ओके, इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू आ जाएगी 6 एंड दिस इज -2। और ये तो ज़ीरो के इक्वल बिल्कुल नहीं है। ज़ीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आवर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यही तो हमने अभी तक समझा था। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, वो हो गया इनकंसिस्टेंट। और ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो थ्री इक्वेशंस का सिस्टम दे दिया। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे आप कि यहाँ पे ए दिया हुआ है। ओके, ये हमें आगे कैलकुलेशन, डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन में बहुत लेंथी कर देगा प्रोसेस को। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको x प्लस वाई प्लस z 2z इक्वल टू 4/a। हमने a कॉमन ले लिया ना इसमें से, इन तीनों टर्म्स में a कॉमन है। a कॉमन लेके दूसरी साइड चले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे आएगी, 1 1 1 इनके कोफिशिएंट, देन 2 3 2, ए नहीं, ये वाला कंसीडर करेंगे, 1 1 2 1 1 2। यहाँ देखो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना हमारी, डिटर्मिनेंट की, फ्यूचर की सोच रहे हैं हम अभी। और 3 वेरिएबल्स है x y एंड z, 1 2 एंड 4/a, 1 2 एंड 4/a। ये आ गई हमारे पास A मैट्रिक्स, ये X मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स। अब हमारे को निकालना है डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप एक टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने अब तक सीखा है। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनको ज़ीरो बना सकते हैं, क्योंकि 1 1 तो दिखती सी बात है, दिख रहा है कि 1 - 1 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हूँ। C2 में करती हूँ क्या, C2 का एलिमेंट माइनस C1 का एलिमेंट। C3 में करती हूँ C3 का एलिमेंट माइनस C1 का एलिमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, 0 0 हो जाएंगे और हमारे को एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा और सोल्यूशन जल्दी निकल जाएगा कम कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, C1 में कोई चेंजिंग नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। C2 में C2 माइनस C1, 1 - 1 इज 0, 3 - 2 इज 1, 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0, 2 - 2 0, 2 - 1 1। अब इसको कैलकुलेट करना कितना आसान हो गया। तो एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1, 1 इंटू 1 1 सा 1, 0 0 सा 0, ये आ गया हमारे पास 1, जो कि 0 के इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, A इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, साथ ही साथ इसका यूनिक सॉल्यूशन भी है। किसका, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है। और ये क्या इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है। और ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप का है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है x, यहाँ पे z मिसिंग है। ओके, तो उनको मिस क्यों कराना है भाई, 0 लिख देते हैं, उसको 0x लिख देते हैं। बात तो वही है, 0 ही तो है इनकी एग्जिस्टेंस। और एक्स वाई यहाँ पे z0 कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे को इसको लिखने के लिए आसानी हो गई। यहाँ पे हम अब उसी फॉर्म में लिख देंगे इसको, 3 - 1 - 2, 0 2 and -1, 3 - 5 and 0,
x एंड y एंड z वेरिएबल्स है, 2 - 1 एंड 3 है। अब यहाँ से आगे क्या करना है, ये पूरी दुनिया जानती है कि डिटर्मिनेंट निकाल के हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसको इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 3 और इसका डिटर्मिनेंट 2 - 1 - 5 एंड 0 -0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट किसका, ये वाली चीज़, -1 -2 2 एंड -1। यहाँ पे लिख लेना एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, रीजन दे दिया हमने। ठीक है, 3 2 0 0 -5 1 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 तो 0 ही है, 3 इंटू 1 1 1 -2 2 4, माइनस का साइन है, प्लस ये आ जाएगा 3 - 5 ब्रैकेट में 3 एंड 5, 3 5 15 प्लस 15, ये आ गया 0। ओके, सो अब ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमें सेकंड कंडीशन पे जाना पड़ेगा। हमारी वर्किंग तो बढ़ा दी इसने 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया। तो हमको अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकाल देते हैं। फिर 3/3 मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर्स क्या क्या होंगे, A11 होगा कुछ, A12 होगा कुछ, A13 होगा कुछ, सिमिलरली A121 होगा, A22 होगा, A23 होगा। ओके, और साइन इनके फटाफट से लिख देते हैं। ये यहाँ पे ऑड है 1 3, ये इवन है, ऑड मतलब माइनस आएगा, इवन ऑड, इवन है ऑड। ठीक है, माइनस का साइन भी हमने लगा दिया ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने पड़े। ओके, तो अब A11 देखते हैं। A11 के लिए हमारा डिटर्मिनेंट है, यहीं से देख लेते हैं A11। ये वाली रो और कॉलम इग्नोर्ड, मतलब बच गया डिटर्मिनेंट किसका, इस चीज़ का, 2 - 1 - 5 एंड 0 का डिटर्मिनेंट। और ये क्या आ जाएगा, इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। 2 0 0 इज 0, -5 1 5, -5 आ गया। सिमिलरली A12 कुछ आ जाएगा, A12 में ये इग्नोर, 0 - 1 3 एंड 0, 0 - 1 3 एंड 0, 0 0 0 एंड 3 -0 -3 1 3, और ये माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, -3 आ गया। सिमिलरली बाकी भी आ जाएंगे तो डायरेक्टली फटाफट से लिख देते हैं। ये हमने निकाल लिया है। ओके, अब हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स की निकालना हमें आता है तो इस पे टाइम वेस्ट और नहीं करेंगे। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -5 फाइंड आउट किया है, -3 -6 10 6 12 5 3 एंड 6। ओके, इसका ट्रांसपोज क्या आ गया, -5 -3 -6 10 6 एंड 12 5 3 एंड 6। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाना है बी के साथ और देखना है कि क्या आता है।
एडजॉइंट ऑफ ए ये लिख देंगे, ये यहाँ पर, और यहाँ पर बी जो हमने पहले भी निकाला हुआ था यहाँ पे, ये देखो। ठीक, अब इसको करना है मल्टीप्लाई, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है मल्टीप्लाई करना। -5 2 ज़ 10, 10 1 ज़ 10, 5 3 ज़ 15, -3 2 ज़ 6, 6 1 ज़ 6, 3 3 ज़ 9, 6 2 ज़ 12, 12 1 ज़ 12 प्लस 6 3 ज़ 18। अब इसको कर दो सॉल्व, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 9, ये आ गया 18। तो ये 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमें, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है, वेट, हाँ यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो -20 प्लस 15 यहाँ पे हो जाएगा 5, माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 6, इसको सॉल्व करके। पर अगेन ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या कैसी है, इनकंसिस्टेंट। ओके ठीक है, तो यहाँ तक था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट टाइप के क्वेश्चंस। अब आगे जो आएंगे वो है कंसिस्टेंसी भी निकालनी है इक्वेशंस की, मतलब चेक करना है कि सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट भी करना है। तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो भी उन क्वेश्चंस में करेंगे, साथ में एक और स्टेप ऐड हो जाएगा, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था आपको होमवर्क। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेट भी देख लेना, आगे के सारे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मेट ऐसा ही रहने वाला है। और अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस थी, लेकिन इससे आगे वाले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, आगे वाले सारे क्वेश्चंस फिर आपसे खुद बनने लगेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है हमारे पास, ये लिख लिया। दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, अब वही चीज़ करनी है, कोफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स, वेरिएबल्स की एक मैट्रिक्स, और आगे वाले कॉन्स्टेंट्स की एक मैट्रिक्स। इसको लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। अब ए क्या है, ये है, एक्स क्या है, ये है, बी ये है हेयर। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पता तो करते हैं पहले कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, और इसके लिए क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। 5 2 7 3 डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 -14 इक्वल टू 1, जो कि नहीं है, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमें इस ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि हमने कहा था आपके पास यहाँ पर बताया था कि इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यही हम करेंगे। ए इनवर्स अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास यहाँ पे निकल चुका है, मतलब क्या रह गया है, एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट के लिए निकालने पड़ते हैं कोफैक्टर निकाल लेते हैं, A21 एंड A22। ऑड वालों को पहले ही माइनस करार कर देते हैं। देन यहाँ पर A11 वाली रो और कॉलम इग्नोर, 3 आ गया, यहाँ पर आ गया ये रो और ये कॉलम इग्नोर 7, ये रो और ये कॉलम इग्नोर 2, देन यहाँ पे 5, ये आगे कोफैक्टर्स हमारे पास।
ठीक है, तो इसको लेके एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, यहीं पे कर रही हूँ मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये मैट्रिक्स होगी और इसका ट्रांसपोज होगा 3 -7 -2 एंड 5, और ये किसके इक्वल होगा ट्रांसपोज 3 है ये -7 -2 एंड 5। अब क्या रह गया, ए इनवर्स निकाला, इजी हो गया ना, एडजॉइंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हम लिख लेते हैं ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि ये है ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास 1 इंटू एडजॉइंट क्या है 3 -2 -7 एंड 5। 1/1 इज 1, तो ये आ गया हमारे पास इनवर्स। ओके भैया, इनवर्स तो अब आ गया, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें ए इनवर्स तो मिल गया, अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू डाल देते हैं, बी की वैल्यू डाल देते हैं। ये ए इनवर्स हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है और ये बी की वैल्यू हमारे पास चली आ रही है क्वेश्चन से पहले से ही। ठीक, तो अब इसको कर देना है सॉल्व क्या करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है भाई। 3 4 12 -10 -7 4 28 +25, और ये आ जाएगा 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू -3। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। x मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, x और y। ठीक है, ये था हमारे पास, तो हम देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ओके, और ये आ गया हमारे पास आंसर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने वही लिखा, ठीक है, डिटर्मिनेंट पता किया, हमें पता चल गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हम निकालने की तरफ बढ़ते हैं। निकालेंगे कैसे, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पुट करना है। ठीक है, तो इसके लिए कोफैक्टर्स पहले निकाल दिया एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट निकाल दिया, फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इस इक्वेशन में फिर फाइनली पुट कर दी वैल्यूज और सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। इसको यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी और बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। बाकी क्वेश्चंस भी आपको इसी तरह से करने हैं। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई हो। बाकी क्वेश्चंस आपसे खुद से हो जाएंगे, नहीं होंगे तो बताना मुझे, ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं बाकी क्वेश्चंस भी खुद सॉल्व करवा दूँगी। ओके, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है तो अब इसमें और क्वेश्चंस नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।